सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सीटेट एग्जाम के इंग्लिश विषय के सोल्यूशन को लेकर के आई हूँ। आप लोग का सीटेट 2020 का पेपर जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ था, उसी का सोल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 128 तक। बाकी सारे के सारे सेक्शन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। आप सारे सेक्शंस को जाके देख सकते हैं, चाहे वो सीडीपी हो या फिर एनवायरमेंट हो, मैथ हो, आपको सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदी भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आंसर्स को देंगे। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग is known as graphology and it has been practiced for hundred of years। यानी कि जो हैंड राइटिंग स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी कहते हैं। और ये कई सौ सालों से, कई सौ, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो कई सौ सालों से यह प्रैक्टिस की जा रही है। प्रोफेशनल फोरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट हैव वर्कड ऑन मेनी कोर्ट केसेस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट्स विद क्राइम। यानी कि कहीं भी अगर क्राइम होता है, कुछ इस तरीके की कोई घटना होती है जहां पर किसी तरीके का कोई घटना ऐसी हो गई है, अप्रिय घटना हो गई है, किसी की डेथ हो गई है या अननेचुरल डेथ हुई है, तो इस तरीके की जो हैंड राइटिंग होती है, हैंड रिटन नोट्स, खासकर किसी ने सुसाइड कर लिया, शब्द ही बहुत बेकार है लेकिन यहाँ पर दोस्तों यूज करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी ने सुसाइड नोट लिखा या इस तरीके की, तो वो हैंड राइटिंग की पहचान करते हैं कौन? ग्राफोलॉजिस्ट, कि क्या ये सही है, क्या ये उसी बंदे ने लिखा है जो इस तरीके का, जिसने इस तरीके का अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसी की लिखी हुई राइटिंग है, या उसने किस तरीके से सुसाइड नोट छोड़ा है। तो ये पता लगाते हैं कौन? ग्राफोलॉजिस्ट। अब इसके बाद देखिए, हैंड राइटिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लीगली इन द केस ऑफ सिग्नेचर्स एंड प्रूविंग वेदर सिग्नेचर्स आर रियल और फॉल्ट कैन बी पाइवोटल। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर किसी की साइन सही है कि नहीं, किसी ने चेक पर साइन किया, वो सही उसी की साइन है या नहीं है, तो ये रियल है कि फेक है, ये सब पता लगाने के लिए भी कहता है। जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए उनके बारे में लिखा हुआ है, ऑल्सो वर्क टू वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ आर रियल और फेक। यानी कि ऑटोग्राफ रियल है या फेक है, इसके बारे में भी पता लगाते हैं। अब देखिए इसके बाद और वो क्या करते हैं, सम हैंड राइटिंग एनालिसिस ऑल्सो स्टडी राइटिंग सैंपल्स टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी टाइप एंड सम बिजनेस कमीशन दिस एनालिसिस बिफोर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में हैंड राइटिंग के बेसिस पर एम्प्लॉयज को रखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के आधार पर उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। फिर देखिए, द मेथड इज इवन समटाइम्स यूज्ड टू हेल्प कपल्स सी इफ दे आर compatible. According to graphologist, there is very little you can't tell from person's handwriting. यानी कि जो हैंडराइटिंग होता है उससे हम एक पर्सन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें क्या करते हैं, जान सकते हैं। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड स्किजोफ्रेनिया टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड एग्रेशन, इफ यू राइट बाय हैंड ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किस तरीके की। इसके अलावा कोई व्यक्ति एग्रेशन वाला है या किस तरीके का, इसके बारे में भी हम उसकी हैंडराइटिंग की मदद से जान सकते हैं। यहाँ पर ये सब बताया गया है। इसके अलावा एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर्स, यानी कि आप छोटा लिखते हो या बड़ा लिखते हो, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर ये बताया गया, एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर्स टू नो क्लोजली यू स्पेस वर्ड्स कैन रिवील इरिकेट details of your personality. In general, the size of your letters can reveal whether you are shy or outgoing। यानी कि आपकी लिखने की जो साइज होती है अक्षरों को, ये बता देती है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं पर्सनालिटी, आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि आप खुद में ही रहना पसंद करते हो या बाहर घूमना, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो। तो कंपेयर टू ए स्टैंडर्ड लाइन sheet of paper, if you write with tiny letters that do not reach the top line, यानी कि जो लाइन होती है इसको अगर टच नहीं करता है, आप छोटा लेटर लिख रहे हो,
तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए लिखा है यू आर लाइकली टू हैव ए टिमिड एंड इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, यानी कि अगर आप छोटा लेटर लिखते हो तो आपकी पर्सनैलिटी जो इंट्रोवर्ट है यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है हैंड राइटिंग के बेसिस पे। इफ यू राइट विथ लार्ज लेटर्स दैट गो ओवर द टॉप लाइन, यानी कि अगर आप बड़ा लेटर लिख रहे हो जो कि टॉप लाइन तक जा रहा है, इसका मतलब यू आर लाइकली टू बी द अपोजिट, आउट गोइंग, कॉन्फिडेंट एंड अटेंशन सीकिंग। तो यानी कि इस तरीके के अगर आप व्यक्ति हो तो आप कॉन्फिडेंस भी हो, अटेंशन सीकिंग भी हो, लोग आपको अटेंशन भी देते हैं और बाहर आना जाना भी आपको पसंद है। तो इस तरीके का यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है स्टडीज सजेस्ट दैट द पीपल हु स्पेस वर्ड्स वाइडली लाइक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, whereas those choosing to write with small spaces prefer to be among others and do not like to be alone। अब दोस्तों इसके बेसिस पर यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव accurate information about a person's popularity graph, a person's mental health, or setbacks a person is likely to face in future, या a person's chances of success। यानी कि किसी की हैंडराइटिंग देख के आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसके अलावा ये भी नहीं कह सकते कि वो आगे चल करके या फ्यूचर में वो बहुत बड़ा फेस बनेगा, ये भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग को देख करके आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ, इसके बारे में आप उसकी हैंडराइटिंग देख करके पता लगा सकते हैं। कौन? ग्राफोलॉजिस्ट, जिन्होंने हैंडराइटिंग की पढ़ाई की है वो पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है अ पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी। तो जो अभी आपने देखा है कि जो व्यक्ति जो लार्ज लिखता है वो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, तो वो आउटगोइंग होता है, कॉन्फिडेंट होता है और अटेंशन सीकिंग होता है। तो देखिए आउटगोइंग होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है आउटगोइंग होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये तो जो टाइनी छोटा लिखते हैं उनके लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ टाइनी लेटर। तो अभी आपने देखा है जो अटेंशन सीकिंग व्यक्ति होता है, आउटगोइंग होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसकी जो राइटिंग होती है वो लार्ज लेटर्स दैट गो ओवर द टॉप लाइन। तो यहाँ पर आप देखिए लार्ज लेटर्स, ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्राफोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, या फिर अ पर्सन्स हैंडराइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम। तो देखिए जो ग्राफोलॉजी है ये 100 ईयर से प्रयोग हो रही है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर 100 ऑफ ईयर्स यानी कि कई सौ सालों से, यहाँ पर हजारों सालों से दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग किसी व्यक्ति के बारे में पूरा एवरीथिंग नहीं बता सकती है। वो व्यक्ति एग्रेसिव है कि नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है कि नहीं, ये सब हम बता सकते हैं। वो इंट्रोवर्ट है कि नहीं, एक्सट्रोवर्ट है कि नहीं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, उसका घर कैसा है, वो कैसी स्थिति में रह रहा है, उसके घर पे क्या क्या है, वह किस क्लास से, मिडिल क्लास फैमिली से है या बहुत ही रिच फैमिली से है, तो ये सब हम नहीं बता सकते किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को देख करके। तो एवरीथिंग तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स is similar in meaning to the word verify para 2 as used in the passage। पैसेज में ये पैरा 2 में यूज हुआ है वेरीफाई। तो यहाँ पर देखिए पैरा 2 जो है ये यहाँ पर है और इसमें ये यहाँ पर वेरीफाई शब्द यूज हुआ है। ठीक है, वेरीफाई शब्द यूज हुआ है। तो वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। तो वेरीफाई करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जो ऑटोग्राफ है वो रियल है या नहीं है किसी व्यक्ति का, यह कौन पता लगाता है, ग्राफोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई का यहाँ पर सिमिलर पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर जो होगा वो होगा कंफर्म करने के लिए, यानी कि वेरीफाई का जो सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पर आप देखो क्लैरिफाई दिया है, नोटिफाई दिया, डिस्कवर दिया, लेकिन जो कंफर्म है ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो हैंडराइटिंग है वो सही है या नहीं, रियल है या फेक है। तो कंफर्म और वेरीफाई ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग
टू रिवील एज यूज इन द पैसेज। तो रिवील भी यूज हुआ है पैरा 5 में, तो यहाँ पर इसका अपोजिट पूछा है। तो रिवील का मतलब आपको पता ही है कि खोल करके सब कुछ दिखा देना, यानी कि अपने मन में कोई बात मत रखना, सब कुछ कह देना, या कोई ऐसी बात है जो छिपी हुई है लेकिन उसको आपने रिवील कर दिया, उसको सभी लोगों के सामने उसको बिल्कुल खोल के उस बात को रख दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए ब्लैकन दिया हुआ है, रिपील दिया हुआ है, कंसील दिया हुआ है, टील दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कंसील। तो यहाँ पर ब्लैकन, रिपेल और टील ये दो तीनों ही गलत है। राइट आंसर कंसील। कंसील मतलब छिपाना और रिवील मतलब किसी भी बात को खोल करके रख देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन the following sentence? Which part of speech is the underlined word in the following sentence? ग्रेफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ आर रियल और फेक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर और है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहाँ और के नीचे अंडरलाइन है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में। तो ये जो और है, ये और क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में और किसे कहते हैं? एडवर्ब में आता है, प्रीपोजिशन में आता है, प्रोनाउन में आता है कि कंजक्शन में आता है? तो दोस्तों ये आता है कंजक्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए रियल और फेक को क्या कर रहा है, ये और जोड़ रहा है इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, कंजक्शन जोड़ने का ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्रेफोलॉजिस्ट टू nail criminals, verify genuineness of signatures, help couple to determine their suitability to each other, फिर है predict about a person's future criminal tendency। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो हैंड राइटिंग होती है उसे देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति एग्रेसिव है या उसका मूड किस तरीके का है, वो किस नेचर का व्यक्ति है। तो उसके फ्यूचर के, उसके क्रिमिनल टेंडेंसी के बारे में, अगर वो क्रिमिनल है तो उसके और वह कितनी मतलब इस तरीके की घटनाएं वो फिर वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, या इस तरीके की घटनाएं क्या वो फ्यूचर में भी उसके करने की टेंडेंसी है, तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। कौन प्रेडिक्ट करता है? ग्रेफोलॉजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर के 135 तक यहाँ पर हमें फिर इस पैसेज को रीड करना है और यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देयर इज समथिंग we all want to do although few of us readily admit it, get rid of guest। यानी कि जो गेस्ट आते हैं उनसे परेशान हो जाना। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग इससे इजीली क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, स्वीकार भी करेंगे कि बहुत सारे लोग, यद्यपि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ वो परेशान हो जाते हैं ऐसे गेस्ट से जो बिना बताए आ जाते हैं, या यहाँ पर उसके बारे में और विस्तार से बताया है। तो देखिए, फॉर 9 months इन द ईयर ओनली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कम टू सी मी। यानी कि इस पूरे साल के 9 महीने में केवल मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया। देन व्हेन टेम्परेचर्स स्टार्ट सोरिंग इन द प्लेन्स, लॉन्ग लास्ट acquaintances suddenly remember that I exist and people whom I am barely also to recognize appear at the front door willing to have me put them up for periods ranging from 6 days to 6 weeks। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो लेखक है वो कह रहा है कि 9 महीनों में मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड मुझे देखने आते हैं, और जब टेम्परेचर धीरे धीरे उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है मैदानों में, यानी कि मैदानों में जब टेम्परेचर धीरे धीरे उठने लगता है तो जान पहचान के, एक्वाइंटेंसेस मतलब जान पहचान के लोग सडनली अचानक याद करते हैं, रिमेम्बर दैट आई एग्जिस्ट। यानी कि तब जान पहचान के जो लोग होते हैं उन्हें अचानक याद आता है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, यानी कि मैं भी धरती पर रहता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से लेखक कह रहा है। एंड पीपल हुम आई बेयरली एबल टू रिकॉग्नाइज, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें मैं बहुत कम मिला हूँ, या जो मेरे बहुत कम जान पहचान के, जिन्हें मैं बहुत कम जानता पहचानता हूँ, वे लोग भी मेरे फ्रंट डोर पर आ जाते हैं। और विलिंग टू हैव मी पुट देम अप फॉर पीरियड्स रैंकिंग फ्रॉम 6 days to 6 weeks, यानी कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें लंबी अवधि तक, यानी कि 6 दिन से लेकर के 6 वीक तक रुकने को कहूँ। अब देखिए इसके बाद, अकेजनली आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, यानी कि हालांकि मैं इस सिचुएशन का क्या हूँ, मास्टर हूँ। आई इन्फॉर्म देम दैट द कॉटेज इज ऑलरेडी ब्रस्टिंग, दैट द पीपल आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, यानी कि पहले से ही कॉटेज क्या है, भरा हुआ है आदमियों से, और कुछ लोग कहाँ सो रहे हैं, पीपल फ्लोर पर, यानी कि फर्श पर सो रहे हैं। इफ द होपफुल्स स्टार्ट लुकिंग अराउंड द फॉर साइंस ऑफ दीज अनकंफर्टेबल गेस्ट, आई रिमार्क दैट दे हैव ऑल गॉन आउट फॉर अ पिकनिक, यानी कि जब कोई गेस्ट देखता है होप से, तो मैं क्या कह देता हूँ कि इस कॉटेज में जो लोग रह रहे थे वो कहाँ गए हैं, वो सभी अभी पिकनिक पर गए हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए द अदर डे आई रिसीव्ड विजिटर्स हु प्रूव टू बी मोर थिक स्किन देन मोस्ट। तो लेखक कहता है कि एक दिन उसने इस तरीके के लोगों को रिसीव किया जो कि मोटी चमड़ी के थे। द मैन वॉज ए फ्रेंड ऑफ एक्वांटेंस ऑफ माइन, यानी कि वो जो व्यक्ति था वो इस व्यक्ति का यानी कि इस लेखक के जानने वाले व्यक्ति का फ्रेंड था। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था, बट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्टेंट रिलेशनशिप ही हैड ब्रॉट हिज फैमिली अलोंग। लेकिन इस रिलेशन की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से वह अपनी फैमिली को भी साथ ले आया था। अब देखिए आई ट्राइड द यूजुअल प्लॉय बट इट डिडंट वर्क। तो लेखक कहता है कि मैं इसके साथ भी वही चाल चलना चाहता हूँ, ये जो आदमी अपनी फैमिली के साथ आया है, कि ये जो कॉटेज है ये आदमियों से भरा हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसने चाल तो चली लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हुई, यानी कि बट इट डिडंट वर्क। द मैन एंड हिज फैमिली वर परफेक्टली willing to share the floor with any others who might be staying with me। यानी कि यहाँ पर वो जो व्यक्ति आया था अपनी फैमिली के साथ, वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से वह यहाँ पर क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, वो फ्लोर पर सो लेगा, फ्लोर भी शेयर कर लेगा और वह हर हाल में यहाँ पर रह लेगा। ठीक है, अब देखिए सो आई मेड एनी नेक्स्ट मूव। तो जब लेखक को लगा कि वो फर्श पर भी सो लेगा, किसी भी तरीके से रह लेगा, तो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि फिर मैंने अपना नेक्स्ट मूव यानी कि अपना नेक्स्ट चाल चलने की कोशिश की। आई मस्ट वार्न यू अबाउट द स्कॉर्पियंस। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियंस रहते हैं, यानी कि यहाँ पर बिच्छू रहते हैं। आई सेड द स्कॉर्पियन स्केयर इज इफेक्टिव विथ मोस्ट पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इससे प्रभावित हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिच्छू से भी डरते हैं और यहाँ पर बिच्छू बहुत है। ठीक है, वो बिच्छुओं से इनको डराने की कोशिश करता है। But I was dealing with professionals. The man set his son rolling up the carpet. Sometimes centipedes fall from the ceiling. I said desperately. यानी कि यहाँ पर लेखक जब बिच्छू से भी वो नहीं डरता है तो बहुत सख्त तरीके से कहता है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेंटीपेड्स का मतलब कन खजूरे, जो कि छत होती है उसकी सीलिंग पर ऊपर पाए जाते हैं, जो देखने में भयभीत मतलब डरा सकते हैं किसी को, वे कीड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ पर उनको भी बता करके क्या करता है लेखक, उनको डराने की कोशिश करता है। फिर देखिए इसके बाद है वी वर नाउ interrupted by someone knocking on the front door. It was the postman with a rejected manuscript. His arrival inspired me to greater inventiveness। यानी कि वो उनसे बात कर ही रहा होता है, जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया होता है, तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और वो देखता है कि वहां पर एक पोस्टमैन था विथ रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, लेखक था तो वो लिखता ही था, यानी कि उसका काम ही लिखना था। हिज अराइवल इंस्पायर्ड मी टू ग्रेटर इन्वेंटिवनेस। तो कहता है लेखक कि अब ये जो पोस्टमैन आया है इसने मुझे एक और आइडिया दे दिया है, एक और क्रिएटिवनेस दे दी है इनको यहाँ से भगाने के लिए, यानी कि इनको यहाँ पर ना ठहरना पड़े, इसके लिए एक और चाल मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से वो पोस्टमैन के आने पर ये सोचता है। तो कहता है पोस्टमैन से आई एम टेरिबली सॉरी आई सेड स्टारिंग हार्ड एट अ रिजेक्शन स्लिप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है आई एम टेरिबली सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ, आई सेड स्टारिंग हार्ड एट अ रिजेक्शन स्लिप, यानी कि उसको रिजेक्शन स्लिप जो होती है, जो रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उसको देख करके वो इस तरीके से बोलता है कि आई एम टेरिबली सॉरी। किससे? उन गेस्ट से बोलता है कि आई एम अफ्रेड आई हैव टू लीव इमीडिएटली, यानी कि वो इस तरीके से दिखाता है इस स्लिप को कि ये कोई कागज आया है जिसकी वजह से मुझे अभी इस जगह को यानी कि इस कॉटेज को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अ पेपर वांट्स मी टू इंटरव्यू द महर्षि, यानी कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। आई होप यू वुडंट माइंड, वुड यू लाइक द नेम ऑफ अ गुड होटल, क्या आप मुझे अच्छे होटल के बारे में बता पाएंगे? और मैं जाऊंगा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब देखिए ओ डोंट वरी अबाउट अस। तो जो आदमी आया रहता है अपने परिवार के साथ, उसकी वाइफ क्या कहती है, उसकी वाइफ देखिए सेड द वुमेन एक्सपेंसिवली वी विल लुक आफ्टर द हाउस व्हाइल यू आर अवे, यानी कि उसकी वाइफ कहती है कि आप जाइए और हम लोग आपके हाउस का बढ़िया से देखभाल कर लेंगे और लुक आफ्टर कर लेंगे, यानी कि देखभाल कर लेंगे, आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से लेखक को छुटकारा नहीं मिलता उन लोगों से, वह कोशिश बहुत करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोज डज द author not use to get rid of unwanted guests? The place is infested with scorpions। ये तो वो कहता है कि बिच्छुओं से यहाँ पर भय है। फिर देखिए centipedes fall from the ceiling, ये भी कहता है। There is acute water scarcity
ही हैज ऑलरेडी टू मैनी गेस्ट, तो ये भी कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट पहले से ही है, जगह नहीं बची है। और ये भी कहता है कि यहाँ पर कन खजूरे हैं जो कि ऊपर की सीलिंग जो है छत की वहां से गिर जाते हैं और ये देखने में भयभीत डरा देते हैं। और ये भी कहता है कि यहाँ पर बिच्छुओं से भी डर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी का जो डर है इसके बारे में वो बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ये प्रयास वो नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट, दे आर अटरली सेमलेस, दे वॉन्ट टू एंजॉय देमसेल्फ एट द ऑथर्स एक्सपेंस, फिर है दे आर थिक स्किन्ड, फिर है दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट ए होटल। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर सेंटेंस है जो अनवेलकम जो गेस्ट थे उन पर अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट अ होटल, ये अप्लाई नहीं होता है जो गेस्ट आए थे किसके यहाँ, लेखक के यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर, वो क्या देता है, वो देता है एक रिजेक्टेड स्लिप। तो देखिए, और हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट along with a rejected slip, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है, which one of the following words is similar in the meaning to the word readily as used in the passage, पैरा 1 में यूज है readily, इसका दोस्तों सिमिलर होता है। यहाँ पर देखिए frankly दिया है, easily दिया है, efficiently दिया है, plainly दिया है, राइट आंसर होगा easily, यानी कि आसानी से। readily का मतलब यही होता है, readily का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, which one of the following words is opposite in the meaning to the word soaring, para 2 as used in the passage। तो soaring मतलब मंडराना, ऊपर इस तरीके से। तो इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों वो होगा ऊपर से नीचे, यानी कि फॉलिंग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है, which part of the following sentence contains an error, तो both रघुनाथ as well as रवीश have given their consent to the new proposal। तो देखिए both के साथ हमेशा and आता है, as well as नहीं आता। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, and, जैसे कि both रीता एंड गीता, इस तरीके से। तो यहाँ पर both रघुनाथ एंड रवीश, तो यहाँ पर एंड होगा। तो यहाँ पर ये जो ए है यही क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पीपल हु विजिट द ऑथर एट द onset of the summer are his old schoolmates, his closest friends and relatives, people whom he hardly knows, या फिर his colleague। तो कैसे लोग इसके कॉटेज पे आते थे, जिनको जब समर स्टार्ट होता था, यानी कि जब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ऊपर उठता था, तो ऐसे लोग जिनको वो बहुत ही रेयरली जानता था, जिसके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड होते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि जो जिनको बहुत ही कम जानता था या हार्डली जानता था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है, Which of the following activities comes under CALP? तो CALP का यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, इसी एक क्वेश्चन में दिया हुआ, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पूछा है कि जो CALP के अंतर्गत इसमें से कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, राइटिंग बुक रिव्यूज, मेकिंग रिजर्वेशंस, आंसरिंग कॉल्स, या मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून। तो CALP के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 जो है राइटिंग बुक रिव्यूज, यानी कि किसी बुक का आप क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, कि ये बुक आपने जो उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके बाद आपके संज्ञान में आया होगा, तब उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, रिव्यू दे रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। आप सभी लोगों को पता है कि जो सांस्कृतिक सामाजिक थियरी दी थी, यानी कि सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, वो वाइगोत्स्की ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, उससे हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज सोसिटल लैंग्वेज, साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है यही सही है, सोशल लिंग्विस्टिक्स इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा और सामाजिकता की बात की गई है कि इससे कैसे हम सीखते हैं, ठीक है। और जहां पर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, हम क्या लगाएंगे, वाइगोत्स्की ने दिया। तो भाषा और समाज के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन
जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, वो किसमें हेल्प करता है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से फीडबैक देता है, और इस फीडबैक से बच्चों का, जब हम फीडबैक देते हैं तो इस फीडबैक से बच्चों को क्या मिलता है? उन्हें उनका कौन सा सेक्शन वीक है, किस विषय में उन्हें क्या कमजोरी है, तो उसको वो दूर कर लेते हैं। तो प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू द लर्नर्स टू इम्प्रूव, यानी कि बच्चों को हमें फीडबैक देना है जिससे वो अपना और अपने विषय को और इम्प्रूव कर पाए और अच्छा बना पाए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर, जहां पर भी आप फीडबैक देखोगे आप समझ जाओगे कि वहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेस स्ट्रेस ऑन गिविंग opportunities to learners to participate in a purposeful talk in the classroom, as it promotes the use of mother tongue freely in the classroom, learners to encounter with real life situations their written expression in the classroom, या learners to minimize spelling and grammatical errors। So right answer यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन। हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं, खुल करके डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पर, रियल लाइफ की सिचुएशंस पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, एज पर स्टीफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। तो इजियर, ग्रामेटिकल, कंप्रिहेंसिबल या फिर फ्लुएंट। तो जो टीचर होता है, जो लैंग्वेज टीचर होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो किस तरीके से भाषा को सिखाता है, कि किस तरीके से वो भाषा को बच्चों को दे कि बच्चे आसानी से उसको समझ पाए अच्छे से। तो भाषा को किस तरीके से टीचर को सिखाना चाहिए यहाँ पर? तो दोस्तों भाषा इस तरीके से सिखानी है कि बच्चे उसको समझ पाए और उन्हें एंजाइटी ना हो, यानी कि वो देख करके उसको परेशान ना हो, किसी भी सिचुएशन को देख करके वो परेशान ना हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा The effective language teacher is someone who can provide input and help make it comprehensible in a low anxiety situation। तो किसी भी प्रकार की सिचुएशन में वो समझ करके आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, टीचर divides the class into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations. Their friends fall down in the play field and it hurts। यानी कि टीचर ने क्या किया, कक्षा को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें एक एक करके टास्क दिया कि अगर उनका दोस्त गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है फील्ड में तो वो क्या करेंगे। फिर दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, यानी कि एक बिल्डिंग में है जहां पर आग लग गई है। दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जैम, वे ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, किस प्रकार से या किस चीज पे बेस्ड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच, इसी से मतलब है इसका, क्योंकि इससे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो तो उसको डील करने के लिए आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी से आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज अ फोनिम, अ मॉर्फिम, अ डिफ्थोंग या फिर सिंटैक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉर्फिम। यानी कि मॉर्फिम जो है इसे हम कैन नॉट डिवाइड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है, अलका अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफन मेक अ मिस्टेक बिटवीन श एंड श। एज अ लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी, यानी कि आप एक लैंग्वेज टीचर हो और कोई बच्चा श और स में अंतर नहीं कर पा रहा, वो बार बार मिस्टेक कर रहा है इन दोनों में, तो आप क्या करोगे। अलका इज अ केयरलेस स्टूडेंट, यानी कि वो लापरवाह लड़की है, क्लास 3rd की बच्ची है, उसके साथ ऐसा हम उसको कह ही नहीं सकते। इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। इसके बाद देखिए, अलकाज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस, आप उसे और प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है। फिर है, एज ए टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक, तो ये भी गलत है, हम उसकी मिस्टेक को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे चल करके वो फिर वही गलतियां बार बार करेगी। यहाँ पर इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है, इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अ डायलेक्ट और लैंग्वेज। जैसे बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं, बहुत लोग साउथ इंडियन भाषा जो बोलते हैं, आप देखोगे कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश पढ़ने की जो गति होती है उसमें बहुत अंतर होता है। साउथ इंडियन पढ़ेगा तो उसका अलग एक लहजा होगा,
कोई भोजपुरी व्यक्ति पढ़ेगा, भोजपुरी भाषा जानने वाला, तो उसका लहजा अलग होगा। यानी कि कुछ-कुछ शब्दों को वो अलग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अपने आस-पास का जो उनका रीजनल लैंग्वेज होती है, उनकी प्रांतीय भाषा होती है, वो कुछ-कुछ शब्दों को उसी में बोलते हैं, इंग्लिश के भी। मतलब उसी उसी लहजे में बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हुई है, उसीलिए वो श और सा में अंतर नहीं कर पा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप पेपर मेकिंग स्किल, बिल्कुल नहीं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेपर फोल्डिंग स्किल, बिल्कुल नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी नहीं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनके अंदर जो सुनने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो सुन करके क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाई को बना रहे हैं पेपर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 145 है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप book. She also asked them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote. दोस्तों यहाँ पर देखिए टीचर ने क्या कहा है, सभी बच्चों को स्क्रैप बुक पर फ्लावर्स को बनाने को कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप एक बार उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और एक बार इंग्लिश में लिखोगे, अगर कमल बच्चे ने बनाया है तो वो कमल लिखेगा हिंदी में, और इंग्लिश में वो लिखेगा लोटस। ठीक है, इस तरीके से अगर हिंदी में उसने गुलाब लिखा है तो इंग्लिश में क्या लिखेगा वो, रोज, इस तरीके से। ठीक है, तो वो रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी में भी लिख सकता है। तो इस तरीके से करवाने का, इस एक्टिविटी को करवाने का क्या क्या रीजन है और ये क्या प्रमोट करता है। अ लव फॉर नेचर, बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी कि सभी लैंग्वेज को बढ़ावा देना। यानी कि अगर क्लास में कई बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं कम से कम, तो सभी क्या करेंगे, अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे उस शब्द को, और इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा। तो जिस जिस भाषा में लिखेंगे उस भाषा में बच्चे और भी जान जाएंगे कि कमल को और दूसरी भाषाओं में क्या कहते हैं, गुलाब को दूसरी भाषाओं में क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टी लिंगुअलिज्म सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। तो यहाँ पर देखिए एक लर्नर इंडिपेंडेंट लर्नर होकर के, यानी कि स्वतंत्र लर्नर होकर के कब सीखेगा। टीचिंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर इंटीग्रेटेड मटेरियल। तो राइट आंसर होगा बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। रीडिंग कॉर्नर, इसको हम सीखने का कोना कहते हैं, जहां पर ढेर सारी किताबें रखी होती हैं, बच्चे अपने मनपसंद की किताबें उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका रीजन क्या है, चिल्ड्रन टू लर्न द रिवाइज देयर सिलेबस थ्रोली। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों के सिलेबस की बुक्स नहीं होती है, वहां पर उनके लिए रोचक कहानियों वाली किताबें होती है, ऐसी कहानी होती है जिनसे वो कुछ सीख पाए। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, और यही सही आंसर है कि उन्हें ऐसी किताबें चूज करने का अवसर मिलता है जिन्हें वो स्वतंत्र रूप से चूज कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उनको पढ़ सकते हैं। तो यही उद्देश्य होता है रीडिंग कॉर्नर बनाने का। क्वेश्चन नंबर 148 है, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजीशन। दिस वे ऑफ राइटिंग इज, बच्चे ऊपर नीचे तिरछा, इस तरीके से जब उनको पेन आप दोगे, जब पहले पहले लिखना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बनाते हैं। तो इस तरीके की राइटिंग को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, नहीं। स्क्रिबलिंग कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं, स्क्रिबलिंग कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जाएगा। इन्वेंटेड राइटिंग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, जिग जैग राइटिंग भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, स्क्रिबलिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction as advocated by. तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, पहले क्लासरूम को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और बच्चों से कहा है कि वो अपना जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें एक पोएम को पढ़ने के बाद, कि उन्हें इससे क्या नॉलेज मिली है। तो अगर एक क्लास में 4 ग्रुप बनाए गए, चारों ग्रुप के बच्चे अपने अपना, इस ग्रुप ने इससे डिस्कशन किया, इसने इससे डिस्कशन किया, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक सोशल इन्वायरमेंट बनेगा और वो सामाजिकता से क्या करेंगे, बच्चे सीखेंगे। तो सामाजिकता से सीखने के बारे में किसने बताया है, चोमस्की ने, पियाजे ने, स्किनर ने, या लेव वाइगोस्की ने। तो लेव वाइगोस्की जो है इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा लेव वाइगोस्की, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, in a language classroom you have asked student to write down the directions for reaching your home from school.
When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase. दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चों को पहले कहा गया कि आप अपने घर से लेकर के स्कूल तक जब आप पहुंचते हो तो आप किस किस रास्ते में कैसे कैसे मुड़ते हो, कहाँ पर आप दाहिने मुड़ते हो, बाएं मुड़ते हो, किस तरीके से आप स्कूल पहुंचते हो, उसको आपको बनाइए, आप ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है। और इस तरीके से ये करवाने का क्या मतलब है, सिंपल सा एक एक्टिविटी है टीचर, इसको करवाने से क्या लाभ होगा बच्चों को, तो यहाँ पर वो क्या जानना चाह रही हैं, तो वो क्या इंक्रीज करना चाह रही हैं बच्चों का, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स BICS, वो इसको और इंक्रीज करना चाह रही हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है उसको, जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपने पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सारे के सारे विषयों को हमने सॉल्व करा दिया दोस्तों, आप सारे के सारे विषयों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पर आपको ये पूरा का पूरा जो आपको पेपर है, ये पूरा का पूरा PDF ही आपको इसका मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको रेगुलर वीडियोस की लिंक वहां पर भी मिल जाएगी, अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रही है तो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और चैनल से हमारे बने रहिए, और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।